रिद्धि और मेरी बेटी कोयल हर संडे सुबह पार्क में खेलने जाते हैं और मैं या तो पूनम ताई उन्हें लेने जाती है। रिद्धि की मम्मी पूनम आपकी बड़ी बहन है? जी। पता नहीं राजेश, रिद्धि और कोयल दोनों पार्क में खेल रही थी। अंजलि कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन गई है। पूनम तो घबरो ना बॉस, मैं अभी नासिक के लिए निकलता हूँ। मेरे जीजाजी राजेश यानी पूनम ताई के पति का एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है। अभी वो अपने आई बाबा से मिलने सिन्नर गए हैं। जब तुम रिद्धि और कोयल को लाने गई थी तब क्या हुआ था? वहाँ मुझे सिर्फ रिद्धि ही मिली। रिद्धि? रिद्धि कोयल कहाँ है? रिद्धि ने बताया कोई अंकल आए थे और कोयल उनके साथ चली गई। कोई अंकल आए थे और कोयल उनके साथ चली भी गई? मुझे लगा कि कोई पड़ोसी होगा, फिर मैंने आसपास पूछा। कोयल? कोयल? भैया, आपने किसी छोटी सी बच्ची को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं? कोयल? कोयल? लेकिन मुझे कोयल कहीं नहीं मिली। ताई, ताई, कोयल आई क्या? तुम्हें तो रिद्धि और कोयल को लाने गई थी। कोयल को कोई ले गया ताई। क्या? हर जगह ढूंढा मैंने उसे ताई, कहीं नहीं मिली वो। रिद्धि, कौन थे वो अंकल? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? इसकी कोई गलती नहीं है, इसे मत डांट। मैं ना अभी पुलिस स्टेशन जाके आती हूँ। नहीं पड़ेंगे। नहीं ताई, अगर पीछे से कोयल आ गई तो, या मान लो वो आदमी आ गया तो, कोई ना कोई तो घर पे होना चाहिए ना। तुम यहीं रुको, मैं जाके आती हूँ पुलिस स्टेशन। ठीक है, पण सांभाळून जा। फिर मैंने ये फोटो लिया और यहाँ आने के लिए निकली, और यहाँ आते समय मुझे एक फोन आया। हेलो? कोयल को ढूंढने का कोई फायदा नहीं। कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? कोयल का भला चाहती हो तो पुलिस के पास हरगिज मत जाना। चुपचाप मेरे अगले फोन का इंतजार करना। हेलो? 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 मैंने उसी नंबर पे वापस फोन किया तो वो बंद आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, तो यहाँ चली आई। मुझे अपना फोन दीजिए। तीन साल की कोयल की जिस तरह से किडनैपिंग हुई थी, उससे तो यही लग रहा था कि यह काम किसी जानकार का था, लेकिन हालात को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि यह काम किसी अनजान आदमी का भी हो सकता था। एक पेचीदा केस, और पुलिस किडनैपर को ढूंढने और बच्ची की जान बचाने की कोशिश में जुट गई। स्विच ऑफ। इस नंबर के डिटेल्स निकालो, ये जरूर किसी जान पहचान वाले का काम है। और इस अंजलि के बारे में और पता करो, तब तक मैं उससे बात करता हूँ। जी, पूनम मेरी बड़ी बहन है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? हम अलग हो चुके हैं। वो कोल्हापुर में रहते हैं। जून में मैं ताई के यहाँ रहने आई थी और तब से यही। कहीं इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारे पति का तो हाथ नहीं? मुझे यहाँ रिद्धि अकेली खेलती हुई मिली। नहीं साहब, मैंने तो किसी बच्चे को साथ ले जाते हुए नहीं देखा है। तुम ये दुकान कितने बजे शुरू करते हो?
सवेरे 7:30 बजे साहब। नहीं साहब, किसी को जाते नहीं देता। ताज्जुब की बात है, लड़की को किसी ने भी किसी के साथ बाहर जाते देखा नहीं। इसका मतलब ये आदमी जान पहचान वाला है। लेकिन सर, उस कॉलर ने अंजलि को पुलिस के पास ना जाने की धमकी दी। हो सकता है कोई अनजान हो। अंजलि और उसका परिवार पैसे वाले नहीं, जान पहचान वाले को इतना तो पता ही होगा कि ये लोग फिरौती नहीं दे पाए। देखो, अभी साफ तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है। सर, कोयल ना चीखी ना चिल्लाई, इससे तो साफ ही लगता है कि कोई जानकारी होगा। सर, रिद्धि बहुत डर गई है। आप अपने पति से अलग रहती है। निकल जाओ मेरे घर से, और तुम कोयल को भी अपने साथ ले जाओ। हरीश, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, पर दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अरे कहीं इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारे पति हरीश का तो हाथ नहीं? शायद वो बच्चे की कस्टडी चाहता हो। ये नहीं हो सकता है। हरीश अंजलि और कोयल दोनों को कभी वापस नहीं बुलाना चाहता है। ये 2 महीने पहले की बात है। जी। आपका पति करता क्या है? टैक्सी चलाता है। कोल्हापुर में? जी। आपके पति ने आपको घर से क्यों निकाला? कुछ घरेलू झगड़े थे, लेकिन अंजलि उनसे बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है। मुझे बस मेरी कोयल वापस चाहिए सर। सर, अंजलि को जिस नंबर से कॉल आया था, हेलो, उसकी डिटेल्स हमें आज दोपहर तक मिल जाएगी। मुझे लगता है इस किडनैपिंग के पीछे उसके पति हरीश का ही हाथ है। मैं क्यों कोयल को किडनैप करूंगा साहब? मैंने ही तो अंजलि और कोयल को इधर से जाने के लिए कहा था। अंजलि तो अब भी मुझे फ़ोन करती है, वो वापस आना चाहती है, पर मैं रोज़ उसे मना करता हूँ। मैं क्यों फालतू में किडनैपिंग का नाटक करूंगा साहब? सर, कोल्हापुर के सब इंस्पेक्टर शिंदे से बात हो गई है। अंजलि के पति हरीश ने किडनैपिंग नहीं की। और वो आदमी जिसने अंजलि को कॉल किया था? सर, उस नंबर की सारी डिटेल्स आधे घंटे में मिल जाएगी। उसके बाद अंजलि को कोई कॉल नहीं है? नहीं सर, हम मॉनिटर कर रहे हैं, और जिस नंबर से उसको फ़ोन आया था वो अभी भी स्विच ऑफ है। किडनैपिंग में कुछ तो अजीब है। पता नहीं राजेश, रिद्धि बहुत डर गई है, कुछ बोल नहीं रही है। उसको कुछ पता नहीं कि कोयल किसके साथ गई। रिद्धि बेटा, क्या तुमने उस आदमी को पहले कभी देखा था? क्या कोयल खुद उसके पास गई थी? नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? तुम उसके साथ ही खेल रही थी ना? रिद्धि बेटा, कोयल खो गई है। तुम्हें ये बात समझ आ रही है? बेटा तुम जीजा जी, इसे मत डांटिए, इसकी कोई गलती नहीं है। कोयल को किसी आदमी के साथ बिना शोर मचाए राजी खुशी गए अब 6 घंटे बीत चुके थे। ये आदमी कौन था? आखिर उसे क्या चाहिए था? या फिर इस किडनैपिंग के पीछे कोई और ही वजह थी? चेतन शंकर देसाई, नंबर है 44456788, जिससे अंजलि को फोन आया था। हेलो, कोयल को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? कोयल का भला चाहती हो तो पुलिस के पास हरगिज मत जाना। चुपचाप मेरे अगले फोन का इंतजार करना। हेलो, है कौन वो? एड्रेस मिला उसका? 34 गोविंद नगर, मुमरा। मुमरा? ये फेक लीड तो नहीं है? हाँ सर, गोविंद नगर तो है। अब
ये देखना है कि वो एड्रेस और ये आदमी भी है कि नहीं। चेतन शंकर देसाई मेरा बेटा है वो। हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा और किडनैपिंग। जरूर आप लोगों से कोई गलती हुई। 444567878 यही नंबर है ना उसका? जी। फोन बंद है। क्या बोलता साहब? मैं एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल हूँ सर। मेरा बेटा कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता। जरूर आप लोगों से कोई गलत फहमी हुई है। चेतन है कहाँ अभी? जी नासिक। नासिक में कहाँ? अपनी बहन के घर। मेरी बेटी निमिषा अपने पति के साथ रहती है वहाँ। उनका एड्रेस? चेतन शंकर देसाई नाम का आदमी है। उसके पिता एक कांस्टेबल थे। 1 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके 2 साल से मुंब्रा में रह रहे हैं। अभी ये चेतन है कहाँ? सर उसके माता पिता ने बताया कि वो अपनी बहन निमिषा और जीजा प्रदीप कुंते के साथ यही नासिक में गुरुदेव नगर में रहता है। गुरुदेव नगर? मुझे लगता है ये चेतन और अंजलि पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अंजलि की बहन का घर गुरुदेव नगर में, चेतन की बहन निमिषा भी वही रहती, और कोयल जहाँ से गायब हुई थी वो गार्डन भी गुरुदेव नगर में ही। दाल में जरूर कुछ तो काला है। निमिषा कुंटे? जी। चेतन आपका भाई है? जी हाँ, चेतन तो सुबह से बाहर गया है। उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं, मैंने उसे फोन नहीं किया। वो यहाँ क्यों आया है? मेरा घर है, मेरा भाई है वो। इसमें अजीब क्या है? आप चेतन को क्यों ढूंढ रहे हो? एक 3 साल के बच्चे के किडनैपिंग के सिलसिले में हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। क्या? सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। चेतन ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या आप लोग कोयल की माँ अंजलि और उसकी बहन पूनम को जानते हैं? अरे देवा! क्या हुआ? क्या आप जानते हैं उन्हें? जी। चेतन ने अंजलि की बेटी कोयल को किडनैप किया और उसे धमकी दी कि पुलिस के पास ना जाए। ये माजरा क्या है? ये सारी मेरी गलती है। क्यों? सर चेतन कुछ टाइम के लिए यहाँ रहने आया था, तो मैंने उसे ऐसे ही बातों बातों में बता दिया कि अंजलि 2 महीनों से पूनम क्या रह रही है। क्या चेतन अंजलि को पहले से जानता था? क्या चेतन अंजलि को पहले से जानता था? जी, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे जब हम मालवन में थे। दरअसल अंजलि भी मालवन से ही है। अंजलि और चेतन के बीच रिलेशन क्या था? वो एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन सर, चेतन किसी को किडनैप नहीं कर सकता। मैं चेतन को जानती हूँ। अंजलि, क्या चेतन की वजह से तुम अपने पति से अलग हुई थी? देखो अंजलि, हमें लगता है कि तुम कुछ छिपा रही हो। अगर चेतन ने बच्ची को किडनैप किया और उसके बाद उसने तुम्हें फोन किया था, तो तुमने उसकी आवाज तो जरूर पहचानी। हेलो अंजलि, बता दो सच क्या है? अब पुलिस को यकीन हो गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब जब वो कॉलर, उसकी पहचान, उसका नंबर, सब कुछ पता चल चुका था, तो ये बात जाहिर थी कि कुछ ऐसा था जो अंजलि जानती थी लेकिन सबसे छिपा रही थी। ये जानते हुए भी कि कोयल को किसने किडनैप किया है, अंजलि ये बात सबसे क्यों छिपा रही थी? मैं बताते हुए डर रही थी। ताई ने मुझे कभी दोबारा चेतन से बात करने के लिए मना किया था। और तुम्हें पता था कि उसकी बहन यहीं कहीं आसपास रहती है और वो अपने बहन के घर आया हुआ था। पसंद है ना? इसके बाद हम येलो वेफर्स लेंगे और फिर
मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं उसे पहले ही बता चुकी थी कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं और हरीश उसी की वजह से अलग हुए। चेतन। कोई दोस्त ऐसे नहीं पूछता है कि तुम्हारा पति घर आ गया क्या? वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। हरीश, मेरा यकीन मानिए, अब वो सिर्फ मेरा दोस्त है। मतलब पहले कुछ और भी था क्या? वो शादी से पहले मेरा बॉयफ्रेंड था। हेलो, चेतन देसाई। आप बोलते हैं? हरीश सोनावने। हरीश सोनावने? अंजलि का हस्बैंड। हाँ बोलो। मेरी वाइफ के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? देखो, सीधा सा सवाल पूछा है, एक मर्द के जैसे सीधा सा जवाब दो। मैं अब भी अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, और सच बोलूँ तो वो तुमसे प्यार नहीं करती। उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करनी पड़ी थी, और अगर तुम्हें सच में उसकी खुशी की परवाह है तो उसे जाने दो। मैं अब भी उसे बहुत चाहता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। हरीश, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता। मैं चेतन को बोल रही थी, समझा रही थी उसे कि छोड़ दो मुझे, भूल जाओ मुझे। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी बच्ची और मेरे पति है। पहले से ही मेरी जिंदगी में काफी परेशानियां खड़ी कर चुका था। मैं अपने पति को समझाने की और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी। बस बहुत पसंद है ना? इसके बाद हम येलो वेफर्स लेंगे और फिर अंजलि, कैसी है तू? ठीक नहीं हूँ। क्यों आए हो यहाँ? अंजलि, वो तुझे छोड़कर जा चुका है, और देख, मैं आज भी तुम्हारे इंतजार में यहाँ खड़ा हूँ। तो तुमने पक्का मन बना लिया है? देख चेतन, मैंने तुझसे सिर्फ एक दोस्त के नाते बात की थी। मैं अभी भी अपने पति हरीश के साथ रहना चाहती हूँ, समझा? हाँ, लेकिन वो तुम्हें वापस नहीं बुलाना चाहता है। और अंजलि, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। अंजलि, अंजलि प्लीज समझो। देखो, मेरे साथ चलो, जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा से हम लोग यही तो चाहते थे। चेतन, तुम क्यों नहीं समझते हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। क्यों अंजलि, क्यों? हम लोग 3 साल तक साथ में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर क्या ये सब मेरी गलती थी? मैं तो बस अपना करियर शुरू ही करने जा रहा था। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ जीने का सोचा, तब भी और आज भी मैं यही चाहता हूँ। काका, मैं छोटा हूँ, बस अपना करियर शुरू ही करने जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अंजलि का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। चेतन, तुम बहुत छोटे हो। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। काका, आप ऐसे मत कीजिए। देखिए, मैं उससे बहुत चाहता हूँ। तुम करते क्या हो? बस आवारागर्दी? नहीं आई मैं चेतन को 3 साल से जानती हूँ। तो अब इसे भूल जाओ। हरीश अच्छा लड़का है और अच्छा खासा कमाता भी है। देखिए, मुझे आप बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं अपना काम ढूंढ लूंगा और फिर अंजलि से शादी करूंगा। देखो बेटा,
अब और मुश्किलें मत करो। ये अंजलि के लिए ठीक नहीं होगा, ना हमारी। ये सब बचपन की बात है, सब भूल जाओ। हरीश के साथ अंजलि की शादी हमने तय कर दी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। चेतन, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। हरीश के मुझे घर से बाहर निकालने के बाद मैं गाँव वालों के सवालों से बचने के लिए यहाँ ताई के घर आई और हरीश को समझाने की भी कोशिश कर। अब तुम बीच में आके सब कुछ खराब मत कर देना। हम बस दोस्त हैं, और वैसे भी मुझे लगता है इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर ही रहना चाहिए। मुझे बख्श दो प्लीज। पर वो माना ही नहीं, मेरे पीछे पड़ा रहा। मैं डर गई थी। चेतन ने तुम्हारी बेटी कोयल को किडनैप किया है? हाँ, उसी ने किया है। अंजलि, उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था? अंजलि, तो फिर तुमने क्या सोचा है अंजलि? चेतन, मुझे रिद्धि और कोयल को लेकर घर जाना है। फिर से बात शुरू मत करो। अंजलि बस सुनो तो मेरी बात। अंजलि, अंजलि, हमें एक बार फिर साथ जिंदगी जीने का मौका मिला है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले सोचा था। हमारी किस्मत में यही लिखा था। रिद्धि, अरे क्या हुआ? अच्छा रुक जा। छोड़ो संभाल के बेटा। ठीक तो हो तुम? क्या हुआ? मैं फंस गई थी। कहीं लगी तो नहीं अभी? चलो चप्पल कहाँ रखी है? देर हो रही है। हाँ चलो जल्दी से पहनो, देर हो रही है ना, घर जाना है। आपको हमें तभी सब कुछ सच बताना चाहिए था। सर, मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि ताई को पता चले कि चेतन अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। और एक बच्ची की जान खतरे में, तुम्हारी अपनी बच्ची। सर, चेतन का फोन अब भी बंद आ रहा है। और मुझे लगता है उसने फोन पर बच्ची के लिए तुम्हें कोई धमकी भी नहीं दी होगी। उसने दी थी सर। हेलो अंजलि। चेतन कहाँ हो तुम? अंजलि, मुझे अब तुम्हारी ना नहीं सुननी है। या तो मुझसे शादी करो या फिर कोयल को भूल जाओ। देखो चेतन, तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते। देखो अंजलि, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हेलो चेतन। मुझे नहीं लगता कि चेतन बच्ची के साथ कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उसकी धमकी को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। मुझे मेरी बच्ची सही सलामत वापस चाहिए। देखो, चेतन ने दोबारा तुम्हें फोन नहीं किया और हम लोग अभी तक उसका फोन ट्रेस नहीं करता है, लेकिन हम लोग उसे ढूंढ लेंगे और तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आएंगे। सर, वो सुबह से घर नहीं आया। देखिए, उसके पास 3 साल की बच्ची है और अभी उसका दिमाग भी ठिकाने पर नहीं है। सर, हम आपसे वादा करते हैं, हम बच्ची को वापस लाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और हाँ, हम चेतन से भी बात करेंगे। सबके लिए यही अच्छा होगा। सर, इस चेतन को अगर लगा कि उससे कुछ नुकसान हो सकता है तो कोयल मुसीबत में पड़ सकती है। हमें चेतन से बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वो जो कुछ भी चाहता है वो इस तरह से मुमकिन नहीं होगा। वो दोबारा फोन करेगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस तुम्हारे साथ। वो जो कहे मानती है। उसे बोलो कि अगर वो तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह अपनाने के लिए तैयार है तो तुम उसके साथ रहने के लिए तैयार है। हमें बस हर हाल में उससे कोई भी बेवकूफ़ी करने से रोकना। एक प्रेमी पागलपन पर उतारू था, जिसकी वजह से एक 3 साल की बच्ची की जान खतरे में थी। सब उम्मीद कर रहे थे कि वो फोन करेगा,
लेकिन रात हो गई थी और उसका कोई कॉल नहीं आया था। डर अब बढ़ता जा रहा था। तुम्हें इतना परेशान कर रहा था और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे नहीं पता था ताई कि बात किस हद तक आगे बढ़ जाए। चेतन मुमरा में भी नहीं है। ये सारी मेरी गलती थी। मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था कि अंजलि अपनी ताई पूनम के यहाँ। क्या कर दिया उसने? सर, चेतन का फोन अब भी बंद आ रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? उसके माँ बाप के मुमरा के घर और उसकी बहन के यहाँ के घर के बाहर निगरानी रखी जा रही है सर। वो कहीं और छिपा हुआ है। सर, सभी थानों में खबर कर दी है। गेस्ट हाउस में लुकआउट के लिए लोग लगा दिए हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो छिपा कहाँ है। हेलो चेतन, कहाँ हो तुम? कोयल कहाँ है? तो फिर तुमने क्या तय किया है अंजलि? चेतन, मुझे कोयल वापस चाहिए। मुझसे शादी करेगी? बोल अंजलि, मुझसे शादी करेगी? चेतन, तू कोयल को अपनी बेटी के रूप में अपनाएगा? तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। मुझसे शादी करेगी? बस ये बता। ठीक है चेतन, तू अगर कोयल को अपनी बेटी के रूप में अपनाएगा तो मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये सब सोचने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मैं कुछ तय नहीं कर पा रही थी चेतन। मैं समझता हूँ। चेतन, कोयल कहाँ है? कोयल कैसी है? मुझे इगतपुरी स्टेशन आके मिल, वहीं बात करेंगे। मैं वहां तेरा इंतजार करता हूँ। ताई, इसने फोन बंद कर दिया है। चलो पुलिस को बताते हैं, वही बताएंगे कि आगे क्या करना है। नॉर्मल बिहेव करना, हम लोग आसपास ही रहेंगे। हमें कोयल को बचाना है। चेतन, कहाँ हो तुम? तुम अकेली आई हो या पुलिस को साथ लेके आई हो? मैं अकेली ही आई हूँ चेतन। तुम कहाँ हो और कोयल कहाँ है? कसारा में। अगली ट्रेन पकड़ो और वहां पहुंच जाओ। हेलो हेलो,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। लेकिन तुम हो कहाँ? मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो। मैं कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम टिटवाला स्टेशन पहुँचो, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये आदमी क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ? वो कंफर्म कर रहा है कि अंजलि अकेली ही है या नहीं। उसके फोन का लोकेशन पता चला? ट्रैक कर रहे हैं सर, इधर कुछ पक्का पता नहीं। चेतन, कहाँ हो तुम? क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ चेतन? खेल नहीं है, टेस्ट है तेरा। बस एक और टेस्ट। क्या मजाक लगा रखा है मेरे साथ चेतन? डोंबिवली स्टेशन पहुंचे, मैं तुझसे वहां मिलता हूँ। कोयल कुठे है? चेतन, मैंने पूछा कोयल कहाँ है? चेतन बोल मेरी बच्ची कहाँ है? हाँ? बोलो चेतन मेरी बच्ची कहाँ है? बोल मेरी बच्ची कहाँ है चेतन? चेतन बोल! कोयल कहाँ है? भागी जा। तूने मुझे फिर से धोखा दिया। साले, बता दे बच्ची कहाँ है, वरना हड्डियां तोड़ के हाथ में रख दूंगा मैं। मैंने कोयल को मार दिया। मैंने बोल तो दिया कि मैंने उसके साथ क्या किया। बॉडी कहाँ है? बॉडी कहाँ है? मैंने उसे नहीं मारा। बच्ची कहाँ है? डोंबिवली स्टेशन के पास एक नाई की दुकान पे छोड़ा था मैंने उसे। बस 10 मिनट यहाँ बैठना। हाँ? मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? भैया, मैं बस सिगरेट पी के आता हूँ। आया। चल।
आज सुबह कोई लड़का आया था यहाँ 3 साल की बच्ची के साथ। हाँ, बच्ची को छोड़ गया, फिर वापस लौटा ही नहीं। बच्ची कहाँ है? बच्ची रोने लगी तभी पता चला वो उसका बाप नहीं था। आप रोने का नहीं? हाँ, आप कुछ बताओगे नहीं तो हम वापस घर कैसे छोड़ेंगे? बोलो बेटा। अरे ये तो रो रही है। वो आदमी इस बच्ची का बाप या रिश्तेदार तो नहीं लग रहा था। कुछ तो झोले शामिल। अभी बच्ची कहाँ है? मैंने पुलिस स्टेशन जाके बच्ची को सौंप दिया। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए था। कौन सा पुलिस स्टेशन? कोयल को बचाए जाने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ वक्त लग गया, जिसकी वजह से उसे उसकी मां को सौंपने में कुछ दिन लग गए। चेतन को आईपीसी की धारा 363 के तहत किडनैपिंग के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। एक पागल प्रेमी अपने प्यार को पाने की दीवानगी में इस हद तक चला गया कि उसने अपनी ही प्रेमिका की बच्ची को किडनैप कर लिया। सौभाग्यवश उसके इस जुनून ने हद पार नहीं की थी और बच्ची सही सलामत अपनी मां के पास लौट आई। चेतन ने जो कुछ भी किया उससे सभी लोग सकते में आ गए थे, खासकर अंजलि, जिससे कि वो प्यार करता था और शादी करना चाहता था, और चेतन का अपना परिवार भी। कभी कभी किसी के लिए प्यार और उसका ख्याल रखने का जज्बा अपनी हदें पार कर जाता है और वो एक रिश्ते के दायरे से आगे बढ़ के एक जुनून बन जाता है। और यही जुनून कभी कभी पागलपन के उस मकाम तक पहुंच जाता है जब इंसान को भले बुरे का पता चलना बंद हो जाता है और उसका अपनी ही हरकतों पर से नियंत्रण खो जाता है। जब किसी की चाहत उसका जुनून बन जाए, जब उसका वास्तविकता से और समझदारी से नाता टूट जाए, तो वो जुनून खुद उसी इंसान को तबाह कर देता है। ऐसे में असलियत का सामना करना, सच्चाई को स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, बल्कि वो तो उस पागलपन पर, उस दीवानगी पर पाई गई एक जीत होती है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। वो कह रही थी कि वो हम दोनों को नहीं जानती थी। उसने आई होल में से उनको देखा था। वो दोनों उसकी बेटी से मिलने आई थी। दवाई ये एंटी डिप्रेशन पिल्स है सर, और इनमें से कुछ एक स्लीपिंग पिल्स भी हैं। मैडम, शारदा जी ने सुबह 4 बजे अरुण को फोन करके यहाँ बुलाया। फिर अरुण ने हमें यहाँ आने के लिए कहा। शारदा जी को अभी भी नहीं पता कि उनकी बेटी मर चुकी है। मैडम जी? हाँ मैडम जी। अरुण।
मैडम जी? मुझे नहीं पता क्या हुआ है, जल्दी आओ। कौन है साहब? अरुण। क्या इतनी सुबह? शारदा मैडम को फोन आया था, उनके घर कुछ हुआ है। क्या हुआ है? पता नहीं साहब, वो बहुत घबराई हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। आइए साहब। चाबी है तेरे पास? हाँ साहब, चाबी है मेरे पास। आइए चलो। शारदा जी, शारदा जी, अरे शारदा जी, अरे आप कैसे? क्या हुआ शारदा जी, क्या हुआ? शारदा जी, पूजा कहाँ है? शारदा जी, पूजा कहाँ है? शारदा मैडम और भूपेंद्र साहब का ड्राइवर हूँ। मैं घर का छोटा मोटा काम भी करता हूँ। मेरे पास घर की एक चाबी हमेशा रहती है। भूपेंद्र मतलब मिसेस शारदा आनंद के पति? जी मैडम। अभी वो कहाँ है? भूपेंद्र साहब पूजा के छोटे भाई राजेश के साथ मैडम की माँ को देखने रोहतक गए हैं। उनकी माँ की तबीयत खराब। सेल्फ लॉकिंग डोर है मैम। 2 लोग आए थे जैसा कि शारदा जी ने इन लोगों को बताया। जो काम करने आए थे वो किया और फिर जाते जाते दरवाजा बाहर से बंद कर दिया होगा। मैडम, घर में चोरी हुई है। अलमारी, तिजोरी सब खुला पड़ा है और खाली है। एनी फिंगरप्रिंट्स? नो मैम, पूरे घर में किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। मैडम जी, मैंने भूपेंद्र जी को खबर कर दी है और वो वापस आने के लिए निकल भी चुके हैं। पर समझ में नहीं आ रहा शारदा जी को कैसे बताएं, उनकी बेटी मर चुकी है। शारदा जी, आप ठीक हैं? क्या हुआ है? मेरे हाथ पांव क्यों बंधे हुए थे? मुझे पानी में क्या मिलाकर पिलाया गया? ये तो सिर्फ आप हमें बता सकते हैं कि हुआ क्या। क्या हुआ? आपकी बेटी पूजा मर चुकी है।
वो दो बुरखे वाली औरतें कौन थीं जो शारदा आनंद के अनुसार उनके घर में आई थी? वो किस लिए आई थीं और कब चली गई? वो औरतें 23 साल की पूजा आनंद की लाश, जिसे बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था, और उसकी मां शारदा आनंद को बेहोशी की हालत में पीछे छोड़ गई थी। मिसेस शारदा आनंद अब कैसी है? उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब पहले से बेहतर है। मेरे ख्याल से वो बात हो सकती है। मेरे ख्याल से 9:45 बज रहे थे। मैं टीवी देख रही थी। It's okay. Dad is cool, yeah. It's fine. सांची, मैंने सुना है कि सुंदर होने के साथ साथ तुम एक बहुत शूल और शार्प माइंड रखती हो। मेरा मतलब है पूजा अपने कमरे में थी। I mean, you must be one smart businesswoman, huh? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा हमारे घर बुर्का पहनकर कौन आया है। जी? ओ हाय मामा, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। आओ ना प्लीज, कम इन। चलो बैठो सांची, हम हमारी होने वाली बहू से कुछ बातें करते हैं। सिट। तुम दोनों ने मैं सिर्फ सांची से बात करना चाहता हूँ। पूजा उन्हें लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं फिर टीवी देखने लगी। लगभग आधे घंटे बाद 10:15 बजे शायद पूजा अपने कमरे से बाहर आई। मामा, आपने दवाई ली? हाँ बेटा। मामा, ये पीजिए और सो जाइए। थैंक यू बेटा। मैंने शायद 10-15 मिनट और टीवी देखा होगा कि मेरी आंखें भारी होने लगी। मुझे चक्कर आने लगे। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी लेकिन नहीं चल पाई। मैं सोफे पे बैठ गई। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो देखा मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। मेरा सर भारी था। किसी तरह से मैंने अपने हाथ खोले। मैं पूरी तरह होश में नहीं थी। किसी तरह से मैंने अरुण को फोन लगाया और उसे घर बुला लिया।
पूजा कैसे मर सकती है? वो मुझे पानी देने आई थी। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? क्यों मेरी बेटी को मार डाला? क्यों? आपको जरा सा भी अंदाजा है वो दो औरतें कौन थी? नहीं, इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछ पाती, पूजा उन्हें लेकर अंदर चली गई। पूजा के कॉल लिस्ट में या फिर फ़ोन बुक में किसी भी मुस्लिम लड़की का नाम नहीं है सिवाय एक नाम के, और वो एक लड़के का नाम है शाहिद अनवर। हो सकता है वो दोनों बुरखे वाली औरतें असल में मर्द हैं और वो बुरखा पहन के पूजा से मिलने आए। शाहिद अनवर पूजा का बिजनेस पार्टनर है और उन दोनों का एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी का फॉर्म था। लेकिन हमें पूजा के फ़ोन में किसी भी मुस्लिम फीमेल फ्रेंड का नंबर नहीं मिला। इतना तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, पर हाँ इतना कह सकते हैं कि जो आनंद परिवार है वो दूसरे लोगों से कम ही बातचीत करता था और कुछ नहीं, बस इतना ही कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। आस पड़ोस वालों से बात करो, जरूर कुछ गड़बड़ है। रात को तो बुरखा वाली औरतें एक लड़की से मिलने आती है, लड़की उन्हें कमरे में लेके जाती है, फिर पूजा अपनी माँ को पानी पिलाती है, माँ बेहोश हो जाती है, वही दो औरतें पूजा को मार के चली जाती है। घर से कुछ गहने और पैसे भी चोरी होते हैं। ये चोरी का केस नहीं है, चोरी का सिर्फ नाटक किया गया। मुझे लगता है वो दो औरतें पूजा को मारने आई थी। मैम, बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है। पूजा आनंद शाहिद अनवर के साथ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी फर्म में पार्टनर थी। शाहिद अनवर, बात कर रहा हूँ। डीसीपी अमृता बख्शी। क्या आप जानते हैं आपकी पार्टनर पूजा आनंद का खून हो चुका है? क्या? कब? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सच कहूं तो वो लोग ज्यादातर लोगों से अलग ही रहते थे और इसकी वजह थी उनकी बेटी पूजा। क्यों? पूजा के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? सर वो कुछ अलग तरह की लड़की थी, लड़कों से काफी घुल मिल जाती थी, काफी फ्रैंक नेचर की थी और बोल्ड थी। सर वो ड्रिंक भी करती थी। हाँ सर, मैंने कई बार उसे देर रात को नशे की हालत में धुत घर लौटते हुए देखा था। देखा तो नहीं लेकिन सुना जरूर था कि शारदा जी अपनी बेटी को बहुत डांटती थी और उनके घर में झगड़े भी बहुत होते थे। आपने देखा नहीं लेकिन सुना जरूर है। किससे? सर रचना से। उनके घर में जो नौकरानी है ना, मेरे घर में भी वही काम करती है। आई एम स्टिल शॉक्ड। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है। शाहिद, कल रात 6 जनवरी 2014 को आप कहाँ थे? चंडीगढ़ में था। वहाँ मेरी क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। आप वहाँ कब तक थे? लगभग 9:30 बजे रात तक मैं प्रेजेंटेशन में था। उसके बाद वहाँ से मैं अपने कजिन के घर चला गया था। आपके कजिन का नाम और नंबर दीजिए और जिस क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन थी उसके डिटेल्स। आपका मतलब क्या है? आप मुझ पे शक कर रही हैं? जब तक आपकी कही हुई बातें साबित नहीं हो जाती तब तक। अब्बास शेख जी, आप शाहिद की कज़न हैं? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? पूजा और मैं
पिछले 1.5 साल से साथ में काम कर रहे थे। पूजा आपकी बिजनेस पार्टनर कब बनी? 8 महीने पहले मैंने पूजा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया था। वो अपने काम में अच्छी थी और कई अच्छे क्लाइंट्स लेकर आई थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। बताइए। पूजा और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे और इस साल के एंड में शादी भी करने वाले थे। साल के एंड में शादी करने की कोई खास वजह? दरअसल हम लोग पूजा के डाइवोर्स का वेट कर रहे थे। उसके माँ बाप भी ये जानते हैं कि हम लोग शादी करने वाले थे। पूजा के हस्बैंड, आई मीन एक्स हस्बैंड, उनका नाम क्या था? कौशल। मैं उसे पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि पूजा के साथ कॉलेज में था। बोला अवतार। मैम शाहिद सच बोल रहा था। कल रात वो अपने कज़न के घर पे था और वो क्लाइंट प्रेजेंटेशन वाली बात भी सच है। ठीक है। मैडम और भूपेंद्र साहब दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैं पूजा के बारे में पूछ रहा हूँ, वो कैसी थी? साहब वो शारदा मैडम पूजा दीदी से बहुत नाराज रहती थी। अब क्या बोलूँ साहब, उनकी बेटी उनकी एक भी बात नहीं मानती थी। ये मेरी लाइफ है मामा, मुझे जैसे जीना है वैसे जीने दीजिए प्लीज। पूजा तुझे कुछ समझ नहीं आता है। तू खुद को बर्बाद कर रही है, हर रात ड्रिंक करके आती है। अरे क्या हो गया है तुझे? मामा मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, अपने आप को संभालना आता है मुझे। एक बार गलती हुई इसका ये मतलब नहीं कि बार बार गलती करती रहूंगी। और हाँ मैं कोई बच्ची नहीं, इसलिए जो कर रही हूँ जैसे जी रही हूँ वैसे जीने दीजिए प्लीज। पूजा ने अपने कॉलेज के एक दोस्त के साथ शादी की थी। हाँ साहब, भागकर शादी की थी दोनों ने। और मैडम जी इस बात से बहुत नाराज थी, पर क्या कर सकती थी साहब, आखिर में हार कर उनको मानना ही पड़ा। ये शारदा जी उस शादी से इतनी नाखुश क्यों थी? और फिर पूजा अपने पति से अलग क्यों हो गई? इतना सब तो मुझे नहीं पता साहब। ये पूजा अपने पापा भूपिंदर के काफी करीब थी। साहब और मैम साहब दोनों ही पूजा दीदी से बहुत प्यार करते थे साहब। पूजा थोड़ी डिफिकल्ट चाइल्ड थी, दूसरे बच्चों से ज्यादा इंडिपेंडेंट पर लापरवाह थी। लेकिन हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। बुर्खा पहने 2 औरतें आई, आपके बेटे को मारा और चली। आपकी बेटी उन्हें जानती थी, शायद उसी ने उन्हें बुलाया था। लेकिन आपकी बेटी के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा हमें कोई भी क्लू नहीं मिला जिससे हमें यह पता चल सके कि उसने किसी को फोन करके बुलाया था। ऐसा कोई कॉल नहीं जिस पे हम शक कर सकें। किसी दोस्त को कुछ भी पता नहीं, किसी को भी नहीं। भूपेंद्र जी, क्या आपको किसी पे शक है? आपने कौशल और पूजा की शादी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। उसमें बताने जैसा बचा ही क्या है? वो शादी तो वैसे भी टूट चुकी थी। क्यों? हमें तो सिर्फ इतना पता है कि आप दोनों उनकी शादी से खुश नहीं थे। मैं एक बिजनेसमैन, अच्छा खासा नाम है मेरा। शारदा को कौशल का और पूजा का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। वो हमारी क्लास का नहीं था। शारदा को लगता था कि कौशल हमारी बेटी के लायक नहीं, लेकिन पूजा ने भी ठान ली थी और उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। इस शादी को स्वीकार करने में शारदा को बहुत वक्त लगा, लेकिन हुआ वही जिसका शारदा को डर था। वो दोनों एक साथ खुश नहीं। पूजा ने कौशल को छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कौशल पूजा से बदला लेना चाहता था? आई मीन, आपकी बेटी की मर्डर की वजह तो नहीं हो सकती है?
कौशल कुमार। जी मैंने पूजा की मौत के बारे में सुना। इनफैक्ट मैं खुद ही आपके पास आने वाला था। पूजा को क्यों मारा? क्या मैम क्या कह रही हैं आप? मैं तो अभी पुणे से लौटा हूँ, अपने कज़न के साथ था। वहाँ जब टीवी पे पूजा की मर्डर की न्यूज़ सुनी तो मैं तुरंत वापस लौट आया। आखिर वो मेरी वाइफ थी। एक्स वाइफ। पूजा ऑलरेडी डिवोर्स के लिए फाइल कर चुकी थी। डिवोर्स हुआ नहीं था, मैं तो यही कोशिश कर रहा था कि वो हम लोग फिर से एक साथ हो जाएं। और जब आप नाकामयाब हुए तब आपने उसे मार डाला। मैं पूजा से प्यार करता था। तो फिर मिस्टर कौशल वो आपको छोड़कर गई क्यों? पूजा पूजा अब हमारी शादी हो चुकी है। हाँ, जो एक बहुत बड़ी गलती थी। पूजा पूजा तुम ऐसे सारा टाइम घर के बाहर नहीं घूम सकती। तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। मैं जब भी घर लौटता हूँ तुम हमेशा घर से बाहर रहती हो। हर दूसरी रात कहीं ना कहीं पार्टी कर रही होती हो और पार्टी के बाद तुम्हें हमेशा नए नए लड़के घर छोड़ने आते हैं। ये बहुत गलत है पूजा। गलत है तो ठीक है, मैं ये शादी तोड़ देती। वैसे भी मैं इतनी बोरिंग जिंदगी नहीं जी सकती। वो हर चीज अपनी शर्तों पर अपने ढंग से करना चाहती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे मार डालो। ये आप क्या कह रही हैं मैम? वो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मैंने कभी उसे अपने दिल से नहीं निकाला था। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं उससे बहुत प्यार करता था। दो लोग घर में आए। पूजा ने अपनी माँ को एक गिलास पानी दिया और माँ को नींद आ गई। क्या ऐसा हुआ होगा कि तय कुछ और था और हुआ कुछ और? जो नजर आ रहा था वही हुआ था, या फिर हुआ कुछ और ही था लेकिन अब तक नजर नहीं आया था? मैम, शाहिद की फोन रिकॉर्ड्स क्लीन है। शक करने वाली कोई बात नजर नहीं आई। और कौशल भी उस रात पुणे में था अपने कजन के साथ। मैंने खुद उसके कजन से बात की और फोन रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया। पूजा के फादर भूपेंद्र आनंद के फोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ अटपटा नहीं लगा। हाँ, शारदा जी को 6 जनवरी 2014 को रात 10:20 पर एक फोन आया था। किसका? उनके ड्राइवर कम सर्वेंट अरुण का। लेकिन ये बात ना ही हमें शारदा जी ने बताई, ना ही अरुण ने। अरुण के पास हमेशा घर की एक चाबी रहती है और वो ये अच्छी तरह से जानता था कि घर में पूजा के पिता या भाई दोनों भी नहीं। सब में आपस में बहुत प्यार था। बस मैडम जी पूजा दीदी से नाराज रहती थी। अक्सर दोनों में झगड़े होते थे। और इसकी वजह थी पूजा का लाइफस्टाइल, उसका अपने ढंग से जीना। हाँ मैडम, अब पूजा दीदी मैडम की कोई बात नहीं मानती थी। वो उनके कहे का हमेशा उल्टा ही करती थी। और भूपेंद्र जी, उनको अपनी बेटी की लाइफस्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? सर जी, मैडम जी के स्वभाव से थोड़ा अलग स्वभाव के हैं। उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता, पर मैडम जी को लगता था कि पूजा दीदी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो ड्रिंक भी करती थी और उनमें बहुत सी ऐसी आदतें थी जो मैडम को पसंद नहीं थी। पूजा डिप्रेशन की दवा लेती थी? ये तो हमें नहीं पता मैडम। क्या ऐसा हो सकता है कि उन दो औरतों के कहने पे से पूजा ने तुम्हारी मैडम को गोलियां दी ताकि उन्हें कुछ पता नहीं चले? फिर उन दो औरतों ने पूजा को धोखा दिया और मार डाला और घर से पैसे और गहने चुरा के भाग गई। हो सकता है मैडम। 6 जनवरी 2014 की रात को तुमने अपनी मैडम को 10:20 पे फोन क्यों किया था? ये बात तुमने हमें नहीं बताई। तुम्हारी मैडम के फोन रिकॉर्ड से हमें ये बात पता चली। हाँ, किया था। क्यों? मैडम, मैं दूध लेने बाहर गया था। मैं मैडम के घर के पास ही रहता हूँ। आते आते देखा कि मैडम के घर के बाहर कार खड़ी थी। मैडम जी, आपके घर कोई आया है क्या?
अच्छा 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 नहीं नहीं, मैंने घर के बाहर गाड़ी खड़ी देखी इसलिए पूछ लिया। घर के बाहर गाड़ी का खड़ा है, इसमें ऐसी अजीब बात क्या है जो तुमने उन्हें फोन करके बताया? सर जी रोहतक गए थे, तब घर पर मैडम और दीदी थी, इसलिए पूछा था। तुमने गाड़ी देखी, तुम्हें चिंता हुई, तुमने फोन किया और उसी रात को खून हुआ। मैडम अगर मुझे जरा भी शक होता कि कुछ गलत हो रहा है या होने वाला है तो मैं तुरंत उनके घर पहुंच जाता, पर जब मैडम ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ऐसे ही कोई मिलने आया है, तो मैंने सोचा कोई जान पहचान वाला ही होगा। कार कौन सी थी? कार छोटी थी, कौन सी थी ये ठीक से याद नहीं। हो सकता है वो दोनों औरतें उसी कार से आई हूँ। आपने कार देखी थी? नहीं, अरुण का फोन आया था, पर मैंने कार नहीं देखी। जब मैंने दरवाजा खोला वो दोनों औरतें अंदर आई और पूजा के साथ उसके कमरे में चली गई। अब कार से आई थी या नहीं ये नहीं पता। अरुण ने आपको रात को 10:20 पे कॉल किया था, लेकिन ये बात आपने हमें नहीं बताई। शायद बात दिमाग से निकल गई। A to Z खोद डाला मैडम, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई सुपारी नहीं दी गई है। बाहर का कोई आदमी? अब तक तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन पूजा के बारे में आपने जो कुछ भी पता किया है एकदम सही है। ड्रिंकिंग करना, पार्टी करना, ये सब उसका शौक था। और ये भी सच है मैडम कि उसकी अपनी माँ के साथ नहीं पड़ती थी, और उनके कंसल्टेंसी फर्म को लेकर भी कोई पंगा नहीं था मैडम। पार्टनर के साथ अच्छी दोस्ती थी और काम में भी आड़ा तिरछा डीलिंग नहीं था। मैम पूजा की पूरी कॉल लिस्ट को स्कैन किया, कहीं कोई छोटा सा भी ऐसा क्लू नहीं जिससे पता चले कि वो दो औरतें कौन थी। अरुण, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कार वाली कहानी बना रहा है? उसने फोन किया होगा, लेकिन ये जानने के लिए कि शारदा जी जाग रही है या बेहोश हो। मैम अरुण के फोन रिकॉर्ड्स में भी कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रही, और फिर अगर वो इसमें शामिल होता तो पूजा के पानी पिलाने के बारे में उसको पता होता। मेरा मतलब उन दोनों में कोई तालमेल तो होता, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स ऐसा कुछ नहीं बता रहे। अरुण उनके ही घर में काम करता है, कहीं ऐसे तो नहीं है कि प्लानिंग किसी और चीज की गई, टारगेट कोई और था और टारगेट कोई और बन गया। शारदा जी को अभी भी नहीं पता कि उनकी बेटी मर चुकी है। कहीं कोई ऐसी लीड नहीं मिल रही थी जिससे यह पता चल सके कि बुर्खा पहने आई वो दो औरतें कौन थी। अब तक सिर्फ इस जुर्म का एक ही मकसद सामने आ रहा था और वो था चोरी, लेकिन वो सच नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चोरी सिर्फ असल जुर्म पर पर्दा डालने के लिए की गई है, लेकिन पुलिस को अब तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पाया था जिससे वो ये कह सकें कि ये चोरी सिर्फ एक ड्रामा था। 4 दिन बीत चुके थे और फिर अचानक एक रोशनी की किरण नजर आई। मैम पूजा के फ्रेंड्स के कॉल रिकॉर्ड्स फिर से स्कैन कर रहा था, उसी वक्त मुझे उसकी फ्रेंड का फोन आया, अदिति। हेलो सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह। सर मैं अदिति बोल रही हूँ, पूजा आनंद की फ्रेंड। यस अदिति बोलिए। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो कह रही थी कि वो जानती है कि पूजा का खून किसने किया होगा। तुम जानती हो पूजा के घर में आई हुई वो 2 औरतें कौन थी?
उन दोनों औरतों के बारे में कुछ बता सकती है आप? दिखने में कैसी थी वो? मैं जानती हूँ उन्होंने बुर्के पहन रखे थे, लेकिन उनके कदकाठी का अंदाजा तो आ गया होगा आपको। वो तुरंत ही पूजा के साथ उसके कमरे में चली गई थी। मैंने उन्हें आए हुए से ही देखा था, अंदर आने के बाद भी देखा था, सिर्फ कुछ पलों के लिए। ये मेडिसिन बॉक्स हमें पूजा के रूम से मिला था। इसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स हैं। आपकी बेटी ये टैबलेट्स देती थी। हाँ, कौशल से रिश्ता टूटने के बाद वो काफी डिप्रेशन से गुजर रही थी। क्या कभी इन दवाइयों का ओवरडोज लेके उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी? मैं आपको याद दिलाती हूं। करीब 2 महीने पहले इन दवाइयों का ओवरडोज लेके उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात ना ही आपने और ना ही आपके पति ने हमें बताना जरूरी समझा। आपके फैमिली डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया था। हमें इसके बारे में पूजा की दोस्त अदिति ने बताया। 2 महीने पहले की बात है। पूजा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी? नहीं, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती कि पूजा जैसी लड़की कभी सुसाइड कर सकती है। बहुत बिंदास थी, लाइफ अपने ढंग से जीती थी, पर सुसाइड, ये बात तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट ले रही थी? हाँ, पर वो कभी ओवरडोज नहीं ले सकती थी। अदिति, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ओवरडोज किया। याद नहीं है तुझे? नशे में होगी। अरे डॉक्टर ने तेरे पेट से सारे टैबलेट्स फ्लश आउट किए। अरे यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। मैंने तो लाइफ में कभी सुसाइड करने के बारे में सोचा तक नहीं। तो बता, मैं सुसाइड क्यों करूंगी? आपकी बेटी सुसाइड करने के बारे में क्यों सोचेगी? वो शाहिद से प्यार करती थी, उससे शादी करने वाली थी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही थी। फिर वो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में क्यों सोचेगी? ओवरडोज था, या तो सुसाइड करने के इरादे से लिया था, या फिर शायद गलती से। आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता होगा कि उस हालत में उसकी मौत हो सकती है। आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैंने भूपेंद्र जी और शारदा जी को बताया था। अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपने करना चाहिए। हमें पुलिस को बता देना चाहिए था, गलती की हमने। और पहली गलती शारदा जी, पूजा को लग रहा था कि इस सब का कनेक्शन उस चाय से है जो उस दिन उसने पी थी, जिस दिन ओवरडोज की वजह से उसे एडमिट किया गया था। अदिति, मुझे लगता है उस दिन जो मैंने चाय पी थी उसमें शायद। कौन सी चाय? आपको क्या लगता है, आपकी बेटी ने अदिति से ये क्यों कहा होगा कि उसे वो चाय नहीं पीनी चाहिए? उसे लग रहा था कि उस चाय में कुछ मिलाया गया था, और वो चाय उसने नहीं बनाई थी, आपने बनाई थी अपनी बेटी के लिए। पूजा बेटा, तुम्हारे लिए चाय लाई हूं। कल रात तुम फिर देर से आई। पूजा को ऐसा स्ट्रांगली लगता था कि वो ओवरडोज से चाय में मिलाकर दी गई थी। मम्मा को अचानक से मुझ पे इतना प्यार कहाँ से आ गया कि वो मेरे लिए चाय बना कर लिए? अदिति, उस दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मम्मा मेरे लिए चाय क्यों बना कर लेती थी। आपके कहने का ये मतलब है कि मैंने पूजा की चाय में नीम की गोलियां मिलाई थी? नहीं, ये मैं नहीं कह रही, ये आपकी बेटी को लगा था, लेकिन उसे ये लगना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपसे ये लाड प्यार वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो मेरी बेटी थी। फिर आपने अपनी बेटी को क्यों मारा? मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी? क्योंकि आप उससे नफरत करती थी। फिर भी थी तो वो मेरी ही बेटी ना। लेकिन आपको उसके जीने का रंग ढंग बिल्कुल पसंद नहीं था। आपको उसका आपकी मर्जी के खिलाफ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। आपको तो उसके और कौशल की शादी भी मंजूर नहीं थी, और आखिर हुआ वही जो आपने पहले ही कहा था, वो अलग हो गए। लेकिन फिर भी आपकी बेटी ने अपने जीने का रंग ढंग नहीं बदला। आपके मुताबिक वो कभी सुधर ही नहीं सकती थी। फिर उसने शाहिद से रिश्ता जोड़ लिया, वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन आपको ये रिश्ता भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वो आपके धर्म का नहीं था। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी ही बेटी को मरवा दूंगी। सॉरी, मैंने कहा आपने अपनी बेटी को मार डाला, मैंने ये नहीं कहा कि आपने अपनी बेटी को मरवा डाला। ये नया एंगल तो आपने हमारे सामने रखा। मिसेस शारदा आनंद, आपने चाय में दवाई का ओवरडोज देकर अपनी बेटी को मारने की कोशिश की, और जब आप नाकामयाब रही तब आपने उसका गला घोटने की कोशिश की।
मैं गहरी नींद में थी तब अचानक मेरे मुंह पर कुछ आया। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर किसी तरह मैंने उस पिल्लो को धक्का दिया जो मेरे मुंह पर पूजा पूरी तरह से हिल गई। वो इस बात को मान ही नहीं पा रही थी। भगवान, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं क्या कर रही थी? मामा, आप क्या कर रही थी? आप पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ पूजा? मैं तुम्हारे कमरे में कैसे आ गई? क्या हो रहा है? लगता है मम्मा नींद में चलते हुए मेरे कमरे तक आ गई। मम्मा आप ठीक है? पूजा का जीने का अपना ही अंदाज था। उसे पता था कि उसकी मौत से तंग आ चुकी और उसकी जान लेना चाहती। फिर भी उसने ये बात अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं की। और उसे ये भी पता था कि उस रात उसकी माँ नींद में चलकर उसके कमरे में नहीं आई थी। मिसेस शारदा, आपकी बेटी ने आपको पानी का ग्लास नहीं दिया था क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। ये सारी कहानी आपने बनाई है। आपकी बेटी क्यों बुर्खा पहने औरतों को घर पे बुलाई? वो तो जो भी करती थी सबके सामने करती थी, खुलेआम करती थी। उसने कभी भी किसी से कुछ भी नहीं छुपाया। छुपा तो आप रही है मिसेस शारदा आनंद। वो बुर्खा, औरतें, पानी, सब कुछ आपकी बनाई हुई कहानी है, हमें गुमराह करने के लिए। असलियत तो ये है कि उस रात आपके घर में कोई औरत नहीं आई थी। हाँ, एक आदमी जरूर आया था और शायद उसके साथ एक और भी, जिनके लिए आपने दरवाजा खोला। बलबीर सिंह, अमृतसर पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल। अब वो कौन है? आपका मुंह बोला भाई, जिसे आपके पिता ने गोद लिया था। आपने उसे घर बुलाया। आपकी बेटी की दोस्त अदिति ने जब हमें बताया कि पूजा के खून में आपका हाथ हो सकता है, तो हमने दिन रात इकट्ठा करके आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जमा कर ली। तब हमें पता चला कि 5 और 6 तारीख को आपका मुंह बोला भाई यहीं पे था, पंचकुला में। लेकिन आपके पति को इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। 5 तारीख को यहाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जब भी यहाँ आता है तो हमेशा घर जरूर आता है। और 6 तारीख को सुबह तो मैं रोहतक के लिए निकला। भूपेंद्र जी, वो यही था। पता नहीं, मुझे तो शारदा ने भी नहीं बताया। दोनों बहन भाइयों में बहुत गहरा रिश्ता है। वो जब भी पंचकुला आता है तो हमारे घर जरूर आता है। तो आपका भाई बलवीर 5 तारीख को आपके घर नहीं आया था। इसका मतलब आप चुपचाप उससे मिलने बाहर गई थी, इस खून की साजिश रचने के लिए। आप ये मनगढ़ंत कहानी बना रही है मुझे फंसाने के लिए? नहीं, मैं कहानी नहीं बना रही। ये बलबीर सिंह लगातार किसी के कांटेक्ट में था। नंबर है 444-567-867। ये नंबर जिस नाम पे रजिस्टर है वो नाम और पता दोनों का अलग है। लेकिन फिर हमने भी ये नंबर जिस फोन से ऑपरेट किया गया उसके IMEI नंबर पर सर्वेलेंस बनाया। आपको तो पता है आपने क्या किया। आपको शौक नहीं लगेगा? हाँ, हमको जरूर लगा था, क्योंकि 444-567-867 ये सिम कार्ड जिस फोन में यूज किया गया था वो आपकी नौकरानी रचना का फोन था। हमारे पास पक्के सबूत हैं कि तुम्हारे फोन में नया सिम कार्ड डालकर बलबीर सिंह, जो कि शारदा जी के मुंह बोले भाई हैं, उनसे बात की गई। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे नहीं पता कि मैडम जी ने मेरे फोन के साथ में क्या किया। मेरा फोन? वो क्यों मैडम जी? पहले दो तो सही। ये लो,
नया फोन तुम्हारे लिए नए साल का गिफ्ट है, ले लो। और इस नए सिम से आप लगातार आपके भाई बलबीर सिंह के कांटेक्ट में थी उस रात तक जिस रात आपकी बेटी पूजा का खून हुआ। और सबसे जरूरी सबूत, जिस रात आपकी बेटी पूजा का खून हुआ उस रात आपके नए सिम का लोकेशन और आपके भाई बलबीर सिंह के फोन का लोकेशन एक ही था, और वो था आपका घर। मिसेस शारदा आनंद, आपने अपनी बेटी का खून करवाया, उसकी साजिश रची, और इस सारे नाटक की प्लानिंग भी आपने की। आप पहले से ही अपने भाई का इंतजार कर रही थी, कोई बुरखे में नहीं आया था। आपकी बेटी पूजा को तो पता भी नहीं चला होगा कि घर में कोई आया है। अरे बदिया, आप कब आए? पूजा को पता ही नहीं था कि वो दोनों उसका खून करने आए। वो कुछ बोलती, मदद के लिए चिल्लाती, इससे पहले उसका खून हो चुका। ये सब रख लो, वो गहने भी ले लो। निकलो, जल्दी करो। चले। कर रही थी, खुद की जिंदगी खत्म कर रही थी वो। तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी जान ले लें। वैसे शारदा, उसे जीने का पूरा हक था, चाहे वो जैसे भी जिए। वो जानती थी वो क्या कर रही है। वो गलत आदतों में पड़ चुकी थी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी वो, पहले उस कौशल के साथ और फिर उस शाहिद के साथ। जिंदगी उसकी थी, उसे जो ठीक लग रहा था वो कर रही थी। वो बालिग थी, आप नाखुश थे क्योंकि आपको उसकी लाइफस्टाइल पसंद नहीं। आप नाराज थी क्योंकि वो आपकी मर्जी के खिलाफ जा रही थी। आप उस पर रोक लगाना चाहती थी। आप चाहती थी वो वैसे जिए जैसे आप चाहती। आपको लगा कि वो जिंदगी में गलतियों पे गलतियां करती जा रही है और आपने उसकी गलतियां सुधारने की थी। उसी को मिटाकर आप उसकी गलतियां कैसे सुधारने वाली थी मिसेस आनंद? ये कैसा करेक्शन है? आपकी बेटी जैसे भी जी रही थी, वो किसी का नुकसान तो नहीं कर रही थी। शारदा आनंद को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के लिए और धारा 34 यानी कि सामान्य मकसद से कई लोगों द्वारा किए गए कार्य के तहत बुक किया गया है। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर चार्जशीट दर्ज होना अभी बाकी है। बलबीर सिंह अब तक लापता है। पुलिस फोर्स और उनके खबरी उसकी तलाश में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। पूजा के पिता और भाई दोनों अभी तक शौक में हैं। पूजा के जीने का अपना अलग ढंग था और वो उसकी मां शारदा को नापसंद था। लेकिन क्या पूजा गलत थी? हाँ, माँ बाप को चिंता होना स्वाभाविक है। उनका बच्चों से बात करना, उन्हें सलाह देना, उन्हें समझाना
और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें डांटना भी, ये सब सही है। पर सिर्फ इसलिए कि बच्चे हमारे बताए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं या फिर पूरी तरह से विद्रोह पर उतर आए हैं, हम उनकी जान ले लें, क्या ये सही है? एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में किसी लड़की का देर रात घर लौटना, ड्रिंक करना, लड़कों के साथ घूमना कुछ लोगों की मान्यताओं के हिसाब से बिगड़ना हो सकता है। हो सकता है कि वो लड़की लोगों के बीच में गॉसिप का टॉपिक बने, हो सकता है कि उस पर तरह तरह के ताने कसे जाएं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सब सही थे और वो लड़की गलत। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। अपनी ही धारणाओं के, अपने ही उसूलों के, अपनी ही मान्यताओं के चश्मे से अगर हम दूसरों को देखेंगे तो हम उनकी गलतियों को सुधारने की बजाय एक और गलती कर बैठेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी की जान लेने से हम अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते हैं। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।